हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। आज के इस तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सजाना होता है, अरेंज करना होता है उसके कक्ष में, उपकक्ष में और कक्षक में। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि कक्ष किसे कहते हैं, ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, कक्ष या सेल कहलाता है। ठीक है, कोई भी एटम है और एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो बीच वाला है, केंद्रीय भाग, उसके चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इसमें घूमते रहता है। तो ये जो स्पेस है, यह जो जगह है नाभिक के चारों तरफ का परमाणु के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? सेल। इंग्लिश में बोलिए तो ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट या सेल। तो कक्ष क्या होता है ये हम जानते हैं पहले से भी। जस्ट इसके बाद में आता है एक छोटा सा टर्म है उपकक्ष। इसका नाम है सब ऑर्बिट या सब सेल। क्या बोलेंगे? सब सेल। तो आप इसको सब ऑर्बिट कहिए या सब सेल कहिए। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उपकक्ष। तो ये क्या होता है? तो ये होता है कि कक्ष के छोटे छोटे भाग को उपकक्ष कहते हैं। मतलब कक्ष का जो स्पेस होता है, जो कक्ष जिसको हम कह रहे हैं, ऑर्बिट जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर का जो स्पेस है, जो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उपकक्ष कहते हैं, सबऑर्बिट कहते हैं, सबसेल कहते हैं। ठीक है, तो कक्ष के छोटे छोटे भाग को उपकक्ष कहते हैं। अर्थात जो सबऑर्बिट होता है, जो उपकक्ष होता है, वो कहाँ रहता है? कक्ष के अंदर होता है, क्योंकि कक्ष के छोटे छोटे भाग को ही तो उपकक्ष हम कह रहे हैं। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि अर्थात उपकक्ष कक्ष के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जो सब ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट के अंदर ही होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक छोटा सा और टर्म है जिसका नाम है कक्षक। वो क्या है? ऑर्बिटल। ठीक है, जरा समझिए इसको। ये क्या है? तो ये है कि उपकक्ष का जो छोटा छोटा भाग है, उपकक्ष के जो छोटे हिस्से होते हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए। जो कक्ष है
उसके अंदर का जो स्पेस है उसको यदि छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए तो उसको हम उपकक्ष कहते हैं। कक्ष के छोटे छोटे हिस्से को उपकक्ष बोलेंगे, और जो उपकक्ष को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे स्पेस में हम बांटेंगे, जगह में बांटेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल, कक्षक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? उपकक्ष के छोटे छोटे भाग को कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो अगर उपकक्ष के छोटे छोटे भाग को हम कक्षक कहते हैं तो कक्षक कहाँ होंगे? उपकक्ष के अंदर होंगे। और उपकक्ष कहाँ है? कक्ष के अंदर है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अर्थात कक्षक उपकक्ष के अंदर होते हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपका घर होगा, मेरा भी घर है, सबका अपना अपना घर है। तो घर में क्या होता है? घर का एक चारों तरफ से दीवार होता है। ठीक है, उस घर का जो भी हिस्सा होता है उसको हम बांट देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, और उसको हम क्या कहते हैं? कमरा कहते हैं, रूम कहते हैं। ठीक है, अब उस रूम में अगर आप देखिएगा तो हमको जहाँ सुविधा होता है वहाँ हम बेड लगाते हैं, और बेड लगाने के बाद क्या हो जाता है? उसमें सो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका घर है, घर का जो चारों दीवार है, उस पूरे स्पेस को, घर के अंदर का जितना स्पेस है, जितना जगह है, वो क्या है? वो कक्ष है। ठीक है, जहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जो उसी घर के पूरे भाग को, पूरे जगह को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, जिसको हम रूम कहते हैं। और रूम में क्या करते हैं? किसी एक जगह पे क्या करते हैं? बेड लगाते हैं और उसमें हम लोग सो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा घर है वो ऑर्बिट है, कक्ष है। जो उसके छोटे छोटे भाग रूम है वो क्या है? उपकक्ष है। तो रूम घर के अंदर ही होगा ना। अच्छा, रूम के जो छोटे छोटे हिस्से होंगे तो उसे बांटते तो नहीं है हम, लेकिन बेड जो है उसके एक छोटे से जगह में लगाते हैं और जहाँ पे हम सोते हैं। तो जिस स्पेस में आप बेड लगाकर सो गए, वो बेड क्या है? वो आपका कक्षक है, ऑर्बिटल है। उपकक्ष का एक छोटा सा जगह, छोटा सा स्पेस, आपके रूम का एक छोटा सा जगह, छोटा सा स्पेस, जहाँ बेड लगाते हैं और जहाँ पे आप आराम करते हैं, सोते हैं। और हम लोग क्या है? आप व्यक्ति को, मानव को आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन है जो पूरे घर में कहीं भी सर्कुलेट होते रहते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यही तो करते हैं, पूरे ऑर्बिट में जो है सो के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ही हम इस तरीके से स्पेस को जैसे कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटते चले जाते हैं, और एनर्जी लेवल को, ऊर्जा स्तर को समझने के लिए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी हम घर में व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, जो पूरे घर में सर्वाइव होते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वो जहाँ रहते हैं उस स्पेस को कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल का जो डेफिनेशन है ये तो है ही कि उपकक्ष के छोटे छोटे भाग को कक्षक कहते हैं, लेकिन इसका एक और परिभाषा बनता है कि किसी परमाणु के कक्ष में, किसी परमाणु के कक्ष का वह स्थान, या किसी परमाणु में जो है सो कि नाभिक के चारों तरफ में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, वो स्पेस, वह जगह क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है, कक्षक कहलाता है। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पूरे एटम में घूमते रहते हैं, परमाणु में चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो कहीं कभी यहाँ पे होंगे, कभी यहाँ पे होंगे, कभी यहाँ पे होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जो है सो कि हम किसको बोलेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हम उस स्पेस को बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन होगा, एग्जैक्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा हम स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हमको जहां दिखा, जो स्पेस
जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिस स्पेस में हमको इलेक्ट्रॉन दिखा, उस जगह उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो जो है सो कि ये दिमाग में रखना। वैसे भी सोचिए कि जो है सो कि हमारे घर में ठीक है, हम लोग व्यक्ति हैं तो घर में इधर उधर जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रहने का जगह, कोई पूछे कि इंसान कहाँ रहता है तो क्या बोलिए, गैलरी में? नहीं, एग्जैक्ट हमको पता है कि वो कहाँ रहता है, बेड पे रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, क्योंकि बिछावन क्या है, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, है कि नहीं? तो एग्जैक्ट उसका लोकेशन है बेड। तो वही चीज है कि उस बेड को हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा, और हम लोग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो जो बेड है वो रूम के अंदर है, रूम जो है घर के अंदर है, समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से कक्षक जो होता है, जो ऑर्बिटल होता है, वह सब ऑर्बिट के अंदर होता है, कक्ष के अंदर होता है, और जो उपकक्ष होता है वो कक्ष के अंदर होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि कक्षक की परिभाषा आप एक और लिख लें कि किसी परमाणु के कक्ष में वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, वह स्थान क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। तो आप यही बात बोल सकते हैं कि कक्ष के छोटे छोटे भाग को कक्षक कहते हैं, या मैंने जो दूसरा वाला परिभाषा बताया ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसके लिए हमने समझा कक्ष क्या है, उपकक्ष क्या है, कक्षक क्या है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में सजाने के तरीके को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ सजाना है, ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, तो उसके बारे में जानना हमें आवश्यक था, तो हमने उसको समझा। अच्छा, दूसरी बात हमें ये समझना है कि किसी परमाणु में कितने कक्ष हो सकते हैं, कितने ऑर्बिट हो सकते हैं, कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सो कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जो है सो कि एक तो हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि जो है सो कि कितना, किस कक्ष का कितना कैपेसिटी है, और ये पढ़ते हैं कि जो है सो कि किस परमाणु में कितना कक्ष होगा और कितना मतलब मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, जो ऑर्बिट का नंबर है, या किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इन सब विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कि हमने एक परमाणु बनाया और उसका ये नाभिक है, और हमने यहाँ पे बनाया पहला कक्ष, ऑर्बिट। तो जो पहला ऑर्बिट है उसका नाम है के। ठीक है, इसका नाम क्या है, के। तो हम इसको क्या बोलेंगे, के ऑर्बिट या के सेल। ठीक है, ऐसे ही किसी परमाणु में दो कक्ष होगा तो पहला का नाम होगा के, दूसरे का नाम होगा एल। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसे कोई परमाणु हुआ और उसमें जो है सो कि 3 ऑर्बिट हुआ, मान लीजिए किसी परमाणु में 3 कक्ष हो गए, तो पहला का नाम क्या होगा, के, दूसरे का नाम एल, तीसरे का नाम एम। इस तरीके से कोई परमाणु हुआ जैसे कि उसमें 4 कक्ष हो गया, ठीक है, तो पहले का नाम के, दूसरे का नाम एल, तीसरे का नाम एम, चौथे का नाम एन। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो सवाल ये है कि मैक्सिमम कितने ऑर्बिट हैं। तो अभी तक जितने भी एलिमेंट के एटम का डिस्कवरी हुआ है, जैसा कि अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स को आप जानते हैं, तो अभी तक लगभग 118-120 के आसपास जो माना जाता है उतने तत्वों का आविष्कार हुआ है। तो उसमें यह देखा गया है कि मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा परमाणु है, जो बड़ा से बड़ा परमाणु है उसमें मैक्सिमम जो ऑर्बिट है वो 7 है। तो अगर मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा परमाणु है, जो सबसे बड़ा एटम है, उसको हम यदि बनाएं तो उसमें कक्ष कितने होंगे, बोलिए 7 होंगे। तो क्या क्या नाम होगा, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। ठीक है, तो के जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, एल जो है वो सेकेंड ऑर्बिट है, एम जो है वो थर्ड ऑर्बिट होगा, एन जो होगा वो फोर्थ ऑर्बिट होगा, ओ जो होगा वो फिफ्थ ऑर्बिट होगा, पी जो होगा वो सिक्स्थ ऑर्बिट होगा, और क्यू जो होगा वो सेवेंथ ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा से बड़ा परमाणु हमको मिला है, जितने सारे तत्वों का आविष्कार हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा ऑर्बिट जो है सो कि 7 है।
इससे ज़्यादा ऑर्बिट वाला कोई हमको एलिमेंट अभी नहीं मिला है, ठीक है। या जो है सो कि आप जैसे जैसे आपका एजुकेशन बढ़ते जाएगा, रिसर्च करते जाएंगे, भगवान करे आप जो है सो कि स्टडी करें, अच्छे से मन लगा पढ़े, साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने, है कि नहीं, और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में सोचें, डिस्कवरी करें, खोजें, हो सकता है मे भी कुछ मिल जाए, ठीक है। तो जो है सो कि यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक जो है 7 ऑर्बिट वाला एटम हमारे पास है, ठीक है। अब जो है सो कि अगर किसी एटम के पास 7 ऑर्बिट है तो सवाल यह है कि कोई ऑर्बिट छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, और ऑर्बिट को हिंदी में कक्ष कहते हैं, और कक्ष में रहता क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब सबका साइज अलग अलग है तो आप ये बात जानते होंगे कि कोई अगर कमरा जैसे कोई अगर घर छोटा है तो उसमें कम लोग होंगे, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उसके लिए बड़ा घर चाहिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि 4 लोगों का परिवार है तो उसके लिए जैसे कि 3-4 कमरे हों तो काम चल जाएगा, लेकिन किसी परिवार में 40-50 लोग रहते हों और 3-4 कमरा हो तो वो एडजस्ट नहीं होगा सही तरीके से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस घर को 4 दीवारी को हम लोग कक्ष कह रहे हैं और उसमें जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात जो लोग हैं उनकी संख्या के अनुसार ऑर्बिट का साइज हो रहा है, या ऑर्बिट के साइज के अनुसार उसमें लोग होंगे, ठीक है। या आप मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप कोई बहुत बड़ा घर देखते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसमें 2 लोग रहते होंगे? हाँ, आप ये नहीं कह सकते। आप अगर बहुत बड़ा घर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बड़ा परिवार होगा। तो ये है कि ऑर्बिट का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की रखने की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मतलब जरूरी नहीं है कि जो है सो कि मतलब अगर किसी का कैपेसिटी है 50 इलेक्ट्रॉन रखने का तो 50 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, उससे कम भी वो रख सकता है। लेकिन हाँ, उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है ना। जैसे बहुत बड़ा घर है, उसमें जो है सो कि 2 लोग या 4 लोग या 5 लोग रहें, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है, उतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को रख सकता है, उसके पास कैपेसिटी है रहने के लिए। उसमें वो खाली भी रह सकता है, उसमें 2 लोग भी रह सकते हैं, 5 लोग भी रह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है सो कि जिस ऑर्बिट का साइज जितना ही बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से ऑर्बिट में कितना होता है उसके लिए एक साइंटिस्ट हुए बोर साहब, और एक बोर ब्यूरी योजना के तहत उन लोगों ने एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला है 2n², जहाँ n क्या है, जहां n जो है वो कक्ष संख्या है, क्या है, n क्या है, कक्ष संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। जैसे मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट ऑर्बिट, वो कौन सा है, k, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, 2n²। 2n का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोला गया, n कक्ष संख्या है, तो k जो है वो उसका कक्ष संख्या कितना है, 1, फर्स्ट है, तो हम n की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। मतलब जो पहला कक्ष है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वह 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, ठीक है। वह 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सो कि लिख दीजिएगा कि जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो महत्तम क्षमता है, महत्तम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, L, जो सेकेंड ऑर्बिट है दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम क्या है, L। तो क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला 2n², तो 2, इस बार n की जगह क्या होगा, तो n होता है ऑर्बिट नंबर, कक्ष संख्या, तो 2, तो 2 रख दीजिए और 2 का स्क्वायर करिए, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो दूसरा कक्ष है L वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है सो कि तीसरे के लिए कर सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या, KLM, क्या फॉर्मूला वही लगेगा, 2n², 2
n की जगह 3 का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पहला कक्ष है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जो दूसरा है ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जो तीसरा है वो अधिक से अधिक 18 रख सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, अब कैपेसिटी 18 है तो हो सकता है उसके अंदर 10 हो सकता है उसके अंदर 2 हो सकता है उसके अंदर 1 हो सकता है उसके अंदर 18 का 18 हो, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही उसके पास 19वां इलेक्ट्रॉन जाएगा कहेगा नहीं मेरी कैपेसिटी इतनी ही है। ठीक है, ये अलग बात है कि हम जो है सो कि 10 रोटी खाते हैं, आप हो सकता है 20 रोटी खाते हो, कोई 50 रोटी खाता हो, तो अलग अलग लोगों की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी की कैपेसिटी 50 है और उसको 150 दे दीजिए तो खा जाएगा, ऐसा बात थोड़े है। हर आदमी कोई ज़्यादा खा सकता है कोई कम खा सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हर ऑर्बिट जो है अपना अपना जैसे कि कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितना भी रख लेगा। तो जो उसकी कैपेसिटी यहाँ पर डिफाइन की जा रही है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता है। जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम रख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये बात हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे ना, जब लिखना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कक्ष की जो क्षमता है उतना रख सकता है, उससे कम रख सकता है, लेकिन उससे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उल्टी हो जाएगा, है कि नहीं ना? भरपेट खा लिए हैं, ऊपर से 10-20 को स्पंजो खा लिए हैं, ऊपर से बहुत तरह तरह का मिठाई खा लिए, पूरा जूस पी लिए ना, समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपको कोई कहे कुछ लालच दे के कह लीजिए 20 गो और जो 100 की स्पंज खा लीजिए, चाहे एगो कुछ, मतलब ऐसा अगर कुछ एक ऐसा चीज़ दे दिया जाए जो मतलब आपको लालच के तौर पे और आप खाएं, तो हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाए, आपकी स्थिति खराब हो जाए। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वही बात है कि जितना कैपेसिटी है उतना रख लेगा, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा रखने का प्रयास करेगा पूरा तहस नहस हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रखबे नहीं करेगा वो, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे एक ज़्यादा रखेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर फोर्थ की बात करें तो कौन सा होगा? n, KLMN, तो क्या होगा? 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, तो 2n की जगह 4 का स्क्वायर तो 2 और 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन ना, यानी जो चौथा कक्ष है वह 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन, तो 32 से कम रख सकता है कि नहीं? 10, 12, 15, 20, 25, लेकिन 33 नहीं रखेगा, एक एक्स्ट्रा वो नहीं रख सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आप 5th के लिए निकाल सकते हैं, 6ठे के लिए भी निकाल सकते हैं और 7वें के लिए। अभी नहीं कि निकालते निकालते पहुंच जाइएगा एकदम 600 की सैकड़ा तक, है कि नहीं? कहाँ तक जाना है? 7th ऑर्बिट तक ही, क्योंकि अभी तक जितने भी एलिमेंट का खोज हुआ है उसके बड़ा से बड़ा परमाणु को देखा गया, तो उसमें कितना ऑर्बिट है? 7। ठीक है, तो 7 आगे निकालेगा तो फाइनली कितना आएगा? 98, 98। अगर देखा जाए 2n स्क्वायर से तो 2 n का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 दूना 98, 98। तो जो 7वां ऑर्बिट है अगर वो पूरा इलेक्ट्रॉन रखता है तो कितना हो जाएगा? 98 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, खैर, उसकी अपनी कैपेसिटी है। ओके, तो ये है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए महत्तम क्षमता किसका? कक्ष का, ऑर्बिट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको भूलिएगा मत, कैपेसिटी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है सो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखिएगा। जैसे हम बनाने के लिए ये बना दिए हैं कि किसी परमाणु का नाभिक है, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है। ठीक है, हम मतलब ये तो कैसा हम लोग घेर देते हैं फटाफट, चाहे आप लोग भी ऐसा कर देते हैं, लेकिन आप शुरू से ही ध्यान रखिए, प्रारंभ में ही ध्यान रखिए। एक साइंटिस्ट हुए बोर साहब, ठीक है, और एक चैप्टर है परमाणु संरचना, तो उसको जब पढ़िएगा तो उसमें तरह तरह के साइंटिस्ट लोग जो है एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के विषय में बहुत सारी बातें बताए हैं। ठीक है, थॉमसन साहब का मॉडल अलग था, रदरफोर्ड साहब का मॉडल अलग था, बोर साहब का परमाणु मॉडल अलग था। बस समझ में आ रहा है? तो अलग अलग वैज्ञानिकों का जो परमाणु मॉडल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो व्यवस्था होता है वो किस तरीके से होता है, वो डिफरेंट रहा है। ठीक है,
तो उसमें से जो सबसे सही माना जाता है वो बोर साहब का है, क्योंकि वो बहुत अंत में और सभी लोगों को अध्ययन करने के बाद वो दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की बहुत सारी बातें सही रही हैं, लेकिन सबसे जो सुपेरियर रहा है, सबसे जो बेहतर रहा है वो बोर साहब का रहा है। तो उसमें जब हम लोग ऑर्बिट दिखाते हैं ना, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हैं कि देखिए बोर साहब का एक कथन है कि जैसे जैसे नाभिक से हम बाहर की तरफ जाते हैं, दो क्रमागत कक्षों के बीच की दूरी घटती जाती है। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये नाभिक है किसी परमाणु का, और हम लिखे पहला कक्ष ई है के, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है कौन, के। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट बनाना है, दूसरा ऑर्बिट, दूसरा कक्ष बनाना है, तो नाभिक और इसके बीच में जो स्पेस है इससे कम होना चाहिए। ये बात समझिए जरा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला जो स्पेस है इसके सापेक्ष में ये कम, तो ये कौन सा हुआ, दूसरा एल। फिर जो है कि तीसरा कक्ष होगा इसके सापेक्ष में कम, मतलब कुछ ऐसा, मतलब आप तो कह ही सकते हैं, तो कौन सा होगा ये एम। फिर जो चौथा कक्ष होगा, ये जो इन दो क्रमागत का मतलब लगातार, तो दो क्रमागत कक्षों के बीच की दूरी क्या होती है, घटते जाती है। तो फिर क्या होगा, इससे कम स्पेस पे ये होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, एन ऑर्बिट हो जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं। फिर क्या होगा, इससे कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में इतना डिस्टेंस है, फिर देखिए कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो धीरे धीरे दो क्रमागत कक्षों के बीच की दूरी कम होती जाती है जब हम नाभिक से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि कहीं भी ज्यादा कहीं भी कम बना लेना, ठीक है। मैं तो उस टाइम बना रहा था आपको समझाने के लिए कि 7 ऑर्बिट होता है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए जरूर, ठीक है। जब भी आप बनाइए तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाइए, आप आराम से ये कंपास ले सकते हैं ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, तो कंपास के हेल्प लेकर के अच्छे से बनाइए, क्या दिक्कत है कि नहीं। और अगर फेयर आप करते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छे से करिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छे से बनाइएगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो कक्ष होता है के एल एम एन ओ पी क्यू, उसमें उपकक्ष कितने कितने होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले थे कि कक्ष को क्या समझ ले, रूम, और रूम का छोटा छोटा भाग जो कमरा होता है उसको क्या समझिए, उपकक्ष। तो जो उपकक्ष होता है वो कक्ष के अंदर होता है, तो किसी कक्ष में कितने उपकक्ष होते हैं ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे के, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल जो के है वो कक्ष को दिखाता है, ऑर्बिट को शो करता है। ये क्या है, ऑर्बिट या सेल, ठीक है। यहाँ पे एम मतलब दूसरा कक्ष हो गया, एम एन ओ पी और ये क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उपकक्ष यानी कि सब ऑर्बिट, या इसे क्या बोलेंगे, सबसेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट या सबसेल। तो देखिए ये जो पहला कक्ष के है इसमें जो सब ऑर्बिट होता है वह एस, 1s, कौन सा, 1s, ठीक है। चाहे 1 बाद में लगाएंगे, इसका मतलब है समझा देंगे बाद में। तो यहाँ पे एस, ध्यान रखिएगा जितना भी उपकक्ष का नाम होगा हम लोग छोटा अक्षर से दिखाएंगे। छोटा समझते हैं ना, साइज में छोटा नहीं। अंग्रेजी में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो साइज में छोटा का मतलब नहीं, कैपिटल वाला ए ऐसा होता है और स्मॉल वाला ए ऐसा होता है, पढ़े है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो एस हो गया, जो एल में होगा ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। तो एक लाइन याद रखिए कि जो किसी कक्ष में उपकक्ष की संख्या, किसी कक्ष में उपकक्ष की संख्या कक्ष संख्या के बराबर होती है। मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके अंदर एक ही उपकक्ष होगा। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है दूसरे नंबर पे, तो इसका जो कक्ष संख्या उतना ही उसमें उपकक्ष होगा। मतलब जितना नंबर पे घर होगा उसमें उतना ही रूम होगा। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे है तो इसमें 2 होता है, तो कौन कौन, एस और पी। देखिए स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, और जितना भी कक्ष लिखे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है, इसमें 3 होता है और उसका नाम है एस पी डी। देखिए सब स्मॉल में लिखेंगे, जितना भी कक्ष लिखेंगे ना सब स्मॉल लेटर में, और जो कक्ष लिखे हैं 7 वो कैपिटल लेटर में। 4, चौथा है कि इसमें 4 होता है, एस पी डी एफ। भाई जो एस है ये आप कंफ्यूज मत कर जाइए कि बार कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल जो छोटा एबीसीडी में होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा बुक वगैरह देख सकते हैं। 5 नंबर इसमें 5 होता है, वो कौन कौन है, एस
P D F G, ठीक है। छठा जो है इसमें 6 होता है, S P D F G H। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गए कि नहीं, किसी उपकक्ष का नाम है। सातवां में 7 होता है, S P D F G H और I, ठीक है। तो जो ऑर्बिट जितने नंबर पे होता है उसमें सब ऑर्बिट और सब सेल जिसको हम कहते हैं वो उतना ही होता है जितना उसका कक्ष संख्या होता है। जैसे पांचवा में कई कक्ष, पांचवें कक्ष में कई कक्ष, तो 5 कौन कौन, तो S P D F G, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो शुरू में है यहाँ पे 1 लगाए थे, ये बहुत जरूरी है लगाना, क्यों, क्योंकि ये जो S है, यह जो उपकक्ष है वो किसका है, पहले का है। यहाँ देखिए, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी सब में S है, तो ये जो उपकक्ष है उस सब में है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि जो ES है वो किसका है, ये S है वो किसका है, हम ऐसे लिख दें यहाँ पे S और पूछें बताओ ये किसका, किस कक्ष का उपकक्ष है, ये किस कक्ष में रहता है, तो कैसे बताइए, नहीं बता पाइएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लिख दें 6S, तो 6 से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ऑर्बिट नंबर को दर्शाता है, कक्ष संख्या को दर्शाता है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि बात इसकी हो रही है यहाँ जो है, तो इसके लिए यहाँ पे 6 लगाना इंपॉर्टेंट है। तो जो उपकक्ष जिस कक्ष में रहता है उसका संख्या, उसका नंबर उसके पहले लगाना जरूरी है। तो ये दोनों क्या है, दूसरे में है, तो दोनों के पहले 2 लगा देते हैं। ये तीनों जो कक्ष हैं वो तीसरे ऑर्बिट में है, तो इन तीनों के पहले 3 लगा देते हैं, ठीक है। इन सब के पहले 4 लगा देते हैं, इन सब के पहले 5 लगा देते हैं, इन सब के पहले 6 लगा देते हैं, 6 लगा दे रहे हैं, और इन सब के पहले 7 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कोई सेम है नहीं है ना, जो कक्ष संख्या लगा दिया, जैसे यहाँ पे D है, यहाँ भी D था, लेकिन ये 5D है, ये 6D है। 5D कहाँ होगा, 5वें ऑर्बिट में, 6D कहाँ होगा, 6ठे ऑर्बिट में। 7G है, ये 6G है, तो 6G कहाँ होगा, वो 6ठे ऑर्बिट में। 7G कहाँ होगा, 7th ऑर्बिट में, 7वें कक्ष में होगा। ये समझ आ रही है। तो ये जो नंबर मैंने लगाया कक्ष संख्या के अनुसार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपकक्ष को डिफर करने के लिए, अलग अलग समझाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन से कक्ष में कितने उपकक्ष होते हैं कैसे समझ में आएगा, जो कक्ष जितना नंबर पे होगा उसमें उतना ही उपकक्ष होगा, ठीक है। और कैसे हम उसको समझेंगे कि किस ऑर्बिट में है वो, तो उसके पहले जो नंबर लगा होगा S P D F G H I के पहले जो भी हम लेंगे उसमें से उसके पहले जो नंबर लगा होगा वही उसी कक्ष में वो होगा, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब ऑर्बिट और सब सेल, मतलब जो उपकक्ष होता है उसका अधिकतम क्षमता कितना है इलेक्ट्रॉन रखने का। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कक्ष में K अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, 2। L का कितना क्षमता था, 8। M का 18। तो अलग अलग कक्षों का जो संख्या जो कैपेसिटी था इलेक्ट्रॉन रखने का वो अलग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे उपकक्ष की कैपेसिटी को देखना है। तो देखिए आप थोड़ा सा 11th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। और इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लू बताऊंगा जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। जो S है, S P D F G H I, ठीक है। तो S का जो क्षमता होता है वो 2, और यहाँ से आप 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाइए। मतलब 2 से 4 बढ़ेगा तो कितना होगा, 6। इससे 4 बढ़ेगा तो इसका कितना होगा, 10। इससे 4 बढ़ेगा तो इसका कितना होगा, 14। इससे 4 बढ़ेगा तो कितना होगा, 18। इससे 4 बढ़ेगा तो 22, और इससे 4 बढ़ेगा तो 26, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब ऑर्बिट, मतलब उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की क्षमता। तो ये जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। मतलब क्या कि जो S है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 1 रख सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रखेगा। P की कैपेसिटी यदि 6 है
P की कैपेसिटी अगर 6 है तो वह 5 रख लेगा, 6 भी रख लेगा, लेकिन 7 नहीं रखेगा। ठीक है, वही बात है जो कक्ष वाला टाइम पे डिस्कस कर रहे थे। मैक्सिमम का मतलब हो गया कि उससे ज्यादा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये उपकक्ष के इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है, इसको ध्यान में रखना है। अब हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे 1s है और यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 3s है, तो है तो तीनों जगह s, लेकिन यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये पहले कक्ष वाला 1s होगा, ये दूसरे कक्ष में 2s है और ये तीसरे कक्ष का है। ठीक है, तो ये कितना रखेगा, ये कितना रखेगा, ये कितना रखेगा, तो ध्यान रखिए अगर s की कैपेसिटी अगर 2 है, अगर s उपकक्ष की क्षमता अगर 2 है, तो जो s उपकक्ष है वह पहले कक्ष में रहे या दूसरे कक्ष में रहे या तीसरे कक्ष में रहे, वह 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। वो चाहे कहीं भी हो, वो चाहे 7s ही क्यों ना हो। जब 7s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s है, ये सिर्फ 7 क्या बता रहा है कि जो s उपकक्ष है वह 7वें में है। ये क्या बता रहा है कि यह जो s है वो 5वें में है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो हर जगह सेम है। वो जो है सो कि दूसरे में हो या 5वें में हो, 7वें में हो या चौथे में। उसी तरीके से p के ऊपर सोचिए, अगर p की क्षमता अगर 6 इलेक्ट्रॉन की है तो वो तीसरे में हो या 5वें में हो या चौथे में हो, वो 6 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि किस उपकक्ष का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, और कोई भी उपकक्ष कहीं भी हो उसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज होने वाला नहीं है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ओके ओके, अब आते हैं थोड़े से ऑर्बिटल के विषय में, कक्षक के विषय में। देखिए ऑर्बिटल को अगर आप उदाहरण में देखें, जो मैंने समझाया था कि जो घर है वो हमारा कक्ष है, जो रूम है वो कक्ष है, जो बेड है वो कक्षक है, उस पर सोने वाले जो लोग हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑर्बिटल जो होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक बेड होता है, एक बिछावन जो होता है वो परिभाषित होता है 2 लोगों को सोने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छी बात है कि जो ऑर्बिटल होता है, जो कक्षक होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो है सो कि ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि के है, पहला कक्ष कौन है, के। इसमें जो है सो कि पहला कक्ष कौन सा होता है, एस, तो हम क्या लिखेंगे, 1s। एस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s। और इसकी क्षमता कितनी है, बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जो कक्ष है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, घर। इसको क्या बोल रहे हैं, रूम या कमरा। इसके अंदर हमको क्या लगाना है, बेड। रूम के अंदर क्या लगाना है, बेड। तो हम जो बेड लगाएंगे वो यहाँ पे लगाए थे नीचे, तो कितना लगाएंगे, तो इसकी कैपेसिटी के अनुसार, एस की कैपेसिटी हमें कितना लिखे थे, 2, तो इसमें बेड कितना लगाएंगे, 1, क्योंकि एक बेड पे 2 आदमी रह सकता है। यानी इसकी क्षमता अगर 2 है तो एक बेड लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, तो उसको दिखाने का तरीका है, एक को ऐसे और दूसरे को ऐसे। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन है तो, नहीं है तो ये खाली रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही मान लीजिए कि दूसरा है L, तो L में अगर ये दूसरे नंबर का कक्ष है तो इसमें उपकक्ष कितना होगा, 2। कौन कौन, S और P। लेकिन इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा, इसके पहले भी 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन S की क्षमता कितनी होती है, 2, तो बेड कितना लगाएंगे, 1 ही ऑर्बिटल होगा। लेकिन P की क्षमता कितनी लिखे थे, 6, तो 6 आदमी कितने बेड पे सो सकता था, 3 बेड पे, 2 करके, क्योंकि डिफाइन तो वही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बेड लगा देंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक। इसको क्या कहेंगे, उपकक्ष। और इसको हम लोग क्या कहते हैं,
कक्ष। तो इसके अंदर ये होता है और इनके अंदर ये होता है, और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है सो कि हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। अगर आप कक्ष, उपकक्ष, कक्षक और उनकी कैपेसिटी के विषय में अगर आप समझ गए तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष, उपकक्ष तथा कक्षक में सजाने के तरीके को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। रीअरेंजमेंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हीलियम का, बेरिलियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, जिंक का, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में हम जब सजाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कक्ष में से नहीं है, मतलब बाहर है, और उसको पकड़ पकड़ के हम डालने वाले हैं। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट में है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनका स्टडी करते हैं कि उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। ठीक है, और जिस तरीके का अरेंजमेंट होता है उसके आधार पे हम अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। जैसे हम कहेंगे कि सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को सजाइए, तो क्या इलेक्ट्रॉन वो बाहर है? नहीं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष, दूसरे कक्ष और तीसरे कक्ष में अरेंज होते हैं, लेकिन हम उस अरेंजमेंट को समझते हैं और समझने के बाद उसको रीअरेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से अरेंज हुए होंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो गौर कीजिएगा, एक शब्द है जिसको कहा जाता है रिसर्च। सर्च नहीं, सर्च का हिंदी क्या होता है? खोजना, खोज करना, और रिसर्च का मतलब पुनः खोजना। तो आप देखते होंगे कि कोई भी साइंटिस्ट लोग काम करते हैं तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च, मतलब पहले से वो चीज़ विद्यमान है। जैसे मैं उदाहरण के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप ग्रेविटेशन के विषय में जो दो द्रव्यमानयुक्त वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पहले से लगता था या न्यूटन साहब ने जब गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए उसके बाद लगना शुरू हुआ? पृथ्वी किसी वस्तु को या बगीचे के सेब को पहले से ही खींचती थी, या जब न्यूटन साहब ने बोला कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तब वो खींचना शुरू की? ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी बहुत पहले से खींचती थी, बस अपना अपना नज़रिया था, अपना अपना देखने का नज़रिया था। सर्च कर रहे जैसे कि सब लोग देख रहे थे, लेकिन जो खास नज़रिए से देखे, जिनका नज़रिया अलग था, वो बता पाए कि ये जो घटना हो रही है वो अलग तरह का है, और वहाँ पे क्या हो गया? रिसर्च हो गई, खोज हो गई। तो
पहले से सारी चीजें नेचर में विद्यमान है, ऑलरेडी है, ठीक है, उसके बारे में जैसे कि हम पता करते हैं, बताते हैं, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, सर्च नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की प्रकाश किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से प्रति सेकंड आती है, तो क्या हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य प्रकाश की चाल जब बताए या जैसे कि जाने उसके बाद ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। तो वो पहले से ही था, लेकिन हमारा जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, ज्ञान बुद्धि, हमारा जो एक इक्विपमेंट्स हमारे पास आते गए, जैसे कि उस तरीके से हमारे रिसर्च बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को सजाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ उठा उठा के उसके कक्ष में सजाइए, नहीं। इलेक्ट्रॉन पहले से है, उसके अरेंजमेंट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से ये अरेंज हुए होंगे और उसका क्या कारण है, किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे सजाएंगे उसके कैपेसिटी के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कार्बन है, मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और आपने पढ़ा है कि जितना परमाणु संख्या Z होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जब परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6, ठीक है। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें सजाना है, तो कैसे सजाएंगे, ठीक है, कैसे सजाएंगे? तो अगर कक्ष में देखा जाए तो पहला कक्ष कौन आता है? K। तो K का क्षमता कितना है? 2। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने में रख लेगा, लेकिन अब ये इससे ज़्यादा नहीं रख सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है। तो दूसरा ऑर्बिट कौन सा लिखेंगे? L। बचा कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्षमता कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन डालते वक्त कैपेसिटी को ध्यान में रखेंगे, तो इसकी क्षमता कितनी है? 8। तो क्या कर देंगे? इसमें रख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? कार्बन का। हमने किया क्या? इसके कक्ष की कैपेसिटी के अनुसार, इस कक्ष की क्षमता के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए सोडियम है, परमाणु संख्या 11, ठीक है। तो अब सीधे बोलिए कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वही चीज़ आप यहाँ सोच सकते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, जब 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला कक्ष K में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। तब कितना बच गया? 9। ये कितना रख सकता है? 8। 8 भी भर गया भाई, ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब कौन आएगा? तीसरा। तो कौन सा है वो? M। तो इसमें कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि 2 ये रख लिया, ये 8 रख लिया, तो 8 तो 10 था कितना? 11। तो बचा कितना? 1 ही ना। तो इसकी क्षमता कितनी है? 18 की। इसकी क्षमता 8 की, इसकी क्षमता 2 की। तो इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन बचा 1 है, तो 1 ही बना जाएगा, ठीक है। तो कि ये 2 8 1 2 8 1, ये क्या हुआ? ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कक्ष के आधार पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो बहुत सारे एलिमेंट का लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं पोटेशियम, इसका परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम का संकेत K होता है, चूंकि सोडियम पोटेशियम का एक लैटिन नाम है कैलियम, तो उसके लिए K सिंबल यूज किया जाता है। तो पहला कक्ष कौन सा होगा? K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे क्या होगा? पहला कक्ष 2 रख लेगा, दूसरा 8 रख लेगा, 8 और 10 बचा कितना? 9। इसकी क्षमता कितनी होती है? M, 18 की, ठीक है। तो 18 की क्षमता होती है, तो कितना रख लेगा? 9। 2 8 10 9 19 हो जाएगा। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। सही में जब देखिएगा पोटेशियम को, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है सो कि अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ अलग तरह के अरेंजमेंट है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एलिमेंट के एटम में रहते हैं, हम उसके अरेंजमेंट को एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं। तो यहाँ पे 2 8 8 1 होता है। जो सही कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम का वो ऐसे रहता है। सोडियम के पहले कक्ष में 2 रहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 1 रहता है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि भाई जब इसका क्षमता 18 था ना, इसका क्षमता जब 18 था तो ये 9 क्यों नहीं रख सकता है? और जब ये भरेगा तब ना आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे हो गया, लेकिन जब नेचर में देखा गया, सही रूप में देखा गया, तो यही अरेंजमेंट था, तो हम इसी को सही मानेंगे। जो प्रैक्टिकल सही हो उसी को ना मानेंगे जी। हम थ्योरी कुछ भी बना लेंगे और कुछ भी लिख देंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी थ्योरी तभी सही होता है जब वो धरातल पे, प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पे उसको लागू किया जाए तो सही हो, ठीक है, तब जाके हम उसको मानेंगे।
ना। नहीं तो मान लीजिए कि जैसे कि आज के टाइम में देख लीजिए कि चाइना भारत में युद्ध चल रहा है, तो पबजी खेलने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत राइफल चलाते हैं, तो क्या वो थ्योरेटिकल चीज़ है जो वीडियो गेम है, वहाँ से आप चाइना के फोर्स को मार दीजिएगा, चाइना को उड़ा दीजिएगा, मारिए बड़का बड़का, कुछ होने वाला नहीं होने वाला। तो जो चीज़ थ्योरेटिकल है वो प्रैक्टिकल होगा तभी उसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो पबजी खेलना बंद करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खैर, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है, ये सही है, यही नेचर में हमको मिलता है। तो हम इसके रीजन के पीछे जाते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ये वाला लिख रहे हैं कक्ष के आधार पर, ठीक है, यह 18 तक सही हो सकता है, ठीक है। परमाणु संख्या 18 तक आप सही जा सकते हैं, मतलब इसका 2 है, इसका जैसे कि 8 है, इसका 18 क्षमता है, तो परमाणु संख्या 18 तक, यानी कौन है तत्व? आर्गन। हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सजाइएगा, ठीक है, जैसे मैं सजा रहा था यहाँ पे, तो आपका सही होगा। लेकिन जैसे ही 19, 20, 21 बार जाइएगा तो वो गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि जो कक्ष के अंदर उपकक्ष होते हैं उनका अपना ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल होता है, जो अभी आपके समझ के पड़े चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबसे बेटर, सबसे जो अच्छा है वो है उपकक्ष के आधार पर, ठीक है। तो उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉन को हम सजाएंगे और वहां से फिर से कक्ष के आधार पे आएंगे और फिर हम ऑर्बिटल में देखेंगे। मतलब उपकक्ष के आधार पर जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और उससे हम लोग कक्ष में भी जा सकते हैं और कक्षक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, अभी जैसे कि मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो अगला वीडियो होगा, जो पार्ट 4 होगा हम लोगों का, उसमें मैं तीनों के आधार पे, कक्ष के आधार पे, उपकक्ष के आधार पे और कक्षा के आधार पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं करके दिखाऊंगा और आप उसको जो है सो कि खुद से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।